दोस्तों नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। 4 जून 2024 की लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स बड़े ही विचित्र थे और इसलिए ये ऐसा नहीं हुआ कि हम भारतीय ऐसा कोई रिजल्ट्स चाहते थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि हमारे ही कई सारे अपनों ने वोट देना जरूरी नहीं समझा। जबकि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स हैं, उन लोगों ने एक वीडियो जरूर ऐसा बनाया था जिसमें वे सभी लोगों से वोट करने की अपील करते रहे। फिर भी पूरे देश की वोटिंग परसेंटेज एवरेज रही और इस बात का नतीजा आप लोगों के सामने है। पर अब की बार 20 नवंबर को महाराष्ट्र में होने वाली स्टेट इलेक्शंस में हम लोगों को अपनी एकता दिखानी ही होगी और इसके लिए इस वीडियो को आपके फोन के हर ग्रुप में शेयर करना होगा ताकि वोट करने से पहले हर महाराष्ट्रन अपने फैसले के बारे में एक बार जरूर सोचे। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कई बार अपने वीडियोस में यह बात कही है कि अगर आप लोग वीडियो देखने के बाद उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसे लाइक नहीं करते हैं या शेयर नहीं करते हैं तो हम यूट्यूबर्स का मनोबल टूट सा जाता है। क्योंकि हम सारे यूट्यूबर्स की जो ताकत है वो आप लोग हैं, यानी कि हमारे व्यूअर्स। और ये सारी बातें फ्री होने के बावजूद भी अगर आप हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमारी सारी मेहनत पे बिल्कुल पानी सा फिर जाता है। और अगर अब तक मेरे इस चैनल प्रिंस ऑफ इंडिया को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को दबा के फौरन कर दीजिए, क्योंकि ये तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है पर मुझे इसकी बहुत जरूरत है। दोस्तों, क्यों न विडंबनाओं से दूर हटकर आज हम बात करें कुछ अनसुलझे सवालों की। अगर आपके पास इसके जवाब हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह जी, इनका कार्यकाल खत्म होने के बावजूद इन्हें जेड सिक्योरिटी दी गई थी। मतलब वे जब भी कहीं जाते थे उनके साथ कई सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स और एक एम्बुलेंस उनके साथ चलती थी। पर जिस दिन दिल्ली में उन्होंने यह अनाउंस किया कि अगले दिन चंडीगढ़ पहुंच के वे बोफर्स कैंप के कई सारे राज भारत को बताएंगे, उस दिन दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे सामने से आता हुआ ट्रक उनकी कार को उड़ा देता है। और दुर्भाग्यवश उस वक्त ना उनके साथ कोई सिक्योरिटी ऑफिसर था और ना ही उनके काफिले के साथ एम्बुलेंस। अजीब बात तो एक ये भी है कि रोपर नामक पंजाब के जिस गांव में ये एक्सीडेंट हुआ, वहां उस गांव की एम्बुलेंस को स्पॉट पे पहुंचने में करीब 1.5 घंटा लग गया। और जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स का कहना था कि एक्सेस ब्लीडिंग और इंटरनल इंजरीज की वजह से उनका देहांत हो गया। इस केस की बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती है। रोड रैश में एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी डेथ हो गई। पर क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई साजिश? इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। श्री राजेश पायलट जी, आप जानते जरूर होंगे, इनको कांग्रेस पार्टी का अगला दावेदार माना जाता था। अगर गांधी पार्टी से कोई भी कांग्रेस नहीं संभाल सकता तो राजेश पायलट एक बहुत ही मजबूत इंसान थे जो कांग्रेस को आगे लेके जा सकते थे। इसीलिए सीताराम केसरी जी से कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप की इलेक्शन हारने के बाद वे दोबारा नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाहते थे। उनके कांग्रेसी दोस्तों ने भी उन्हें कई बार रोका, पर वे कहां किसी की मानते थे। उन्होंने बिल्कुल अपनी जिद नहीं छोड़ी और अनाउंस कर दिया कि अगले दिन वे नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे और कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप की इलेक्शन दोबारा लड़ेंगे। बस फिर क्या था, उसी दिन पार्लियामेंट से शाम को अपने घर जाते वक्त उनकी कार को भी एक बस आके सामने से उड़ा देती है और उसी एक्सीडेंट में उनका भी देहांत हो जाता है। इतने दिग्गज नेता की इस तरीके से मौत हो जाना और उसके बाद इसकी कोई तफ्तीश नहीं होना, क्या यह भी सिर्फ एक इत्तेफाक है? जबकि इन दोनों की मौत का तरीका बिल्कुल सेम है। फैसला आपको करना है। श्रीमंत माधवराव शिंदे, ये हमारे महाराष्ट्र के सुपुत्र हैं जिन्हें हम सब माधवराव सिंधिया के नाम से जानते हैं। बहुत मेहनती और कांग्रेस के बेहद ईमानदार नेता थे। वे 9 बार नॉन स्टॉप लोकसभा इलेक्शन जीतते रहे और लोकसभा में मेंबर ऑफ ऑपोजिशन भी थे। हुआ यूं था कि एक बार नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट ने यूपी के कांग्रेस प्रेसिडेंट से फोन पे कहा कि वे यूपी में इलेक्शन के लिए कैंपेन करने आने वाले हैं, पर यूपी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उनको नकारते हुए सिंधिया साहब को भेजने की रिक्वेस्ट की और साथ साथ यह भी कह दिया कि उनके आने से कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे। बस इतनी सी बात थी जो गांधी परिवार को खटक गई और जिस चार्टर प्लेन से सिंधिया जी हमेशा ट्रैवल किया करते थे उसे कैंसिल कर एक स्पेशल प्लेन तैयार किया गया जिसमें सिंधिया जी के साथ 8 मेंबर्स को यूपी के लिए रवाना कर दिया। पर अफसोस वो फ्लाइट कभी यूपी पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उसका रास्ते में ही एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में सिंधिया जी के साथ बाकी के 8 मेंबर्स, पायलट्स और भी क्रू मेंबर्स जो थे सारे के सारे मारे गए। इस एक्सीडेंट का
चश्मदीद गवाह एक किसान था जो खेत में काम कर रहा था। उसने कहा कि हवा में बम ब्लास्ट हुआ, प्लेन फटा और फिर नीचे गिरा। पर मीडिया को गुमराह कर इस सारे मामले को रफा दफा कर दिया गया। न किसान मिला, न कोई गवाह। और कुछ ही दिन बाद बहुत ही रहस्यमय तरीके से उस यूपी के कांग्रेस प्रेसिडेंट की भी मौत हो गई। क्या अब भी आप कहेंगे यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? और अब सबसे बड़ा सवाल, गूगल अंकल का कहना है कि राजीव गांधी जी ने अपने पूरे करियर में 181 रैलीज की थी, जिसमें से 180 रैलीज में सोनिया गांधी जी हर वक्त परछाई की तरह उनके साथ रहती थी। पर जिस दिन राजीव जी को बॉम्ब से उड़ाया गया, उस दिन सोनिया जी होटल में सरदर्द की वजह से रुक गई। और एक बहुत ही अहम बात कि राजीव जी का जब बम ब्लास्ट हुआ तब उनके आसपास खड़े और भी 14 लोग मारे गए, पर उनमें से ना कोई सिक्योरिटी ऑफिसर था और ना ही कोई कांग्रेसी लीडर। वो सारे के सारे आम लोग थे जो उस वक्त राजीव जी को घेरे हुए खड़े थे। तो क्या राजीव जी के अलावा बाकी सब जानते थे कि आज राजीव जी का काम तमाम होने वाला है? वरना यह कैसे मुमकिन है कि भारत का एक्स प्रधानमंत्री, पार्टी का लीडर और पीएम कैंडिडेट आम लोगों के बीच बिना सिक्योरिटी, बिना कांग्रेस लीडर्स के साथ यूं ही घूम रहा था? दोस्तों, एक बार फिर वही सवाल, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या साजिश? यह शक और भी मजबूत हो जाता है जब पता चलता है कि प्रियंका गांधी खुद कोर्ट में जाकर अपने पिता के कातिल की माफी की अपील करती है। दोस्तों, यह बात शायद आपको पता भी हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया और राजीव गांधी जी आपस में पॉलिटिक्स से पहले ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वे तीनों लंदन के कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और इनकी बैठक उसी बार में होती थी जहां सोनिया गांधी एक बार डांसर थी। अब इससे आप इस बात का अंदाजा बिल्कुल मत लगाना कि ये असैसिनेशंस और एक्सीडेंट सारे सोनिया गांधी करवा रही थी। वैसे एक्सीडेंट्स और मर्डर्स का सिलसिला सिर्फ यहां तक नहीं रुका। इसके बाद भी इसरो, BARC के बड़े बड़े इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का 2014 तक सिलसिला चलता रहा और कुल 2500 ऐसे अनमोल रत्नों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर बाबा और भी बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इतने सारे लोगों का अचानक एक्सीडेंट होना और उनका देहांत हो जाना, क्या ये सब एक इत्तेफाक हो सकता है? भारत के साइंटिस्ट की मौत पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले भी बनाया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक मिल जाएगी। वैसे सोचने वाली बात तो ये भी है कि जब से सोनिया गांधी परिवार की बहू बनी है, तब से बहुत ऐसे इनके सगे संबंधी हैं जो नेचुरल मौत मरे हैं। हर कोई ज़्यादातर एक्सीडेंट में या शॉक में या कोई रहस्यमय तरीके से चला गया। जैसे कर्नल आनंद, संजय गांधी जी के ससुर जी, वे अपने फार्म हाउस पे मरे पाए गए और उनके शरीर में गोली का निशान था, और ये भी कहा गया कि वो गोली बहुत ही करीब से चलाई गई थी। राजेंद्र वाड्रा जी, जो रॉबर्ट वाड्रा के पिताजी हैं और हमारी प्रियंका मैडम के ससुर जी, इन्हें भी दिल्ली के गेस्ट हाउस में मरा हुआ पाया गया। अब इतने बड़े आदमी गेस्ट हाउस में मरे हुए, शक तो जाता है। प्रियंका की ननद दिल्ली जयपुर हाईवे पे एक कार एक्सीडेंट में मारी गई और कोई तफ्तीश नहीं हर बार की तरह। और प्रियंका मैडम के देवर जी, वे तो मुरादाबाद के किसी होटल में मुर्दा पाए गए। ना कोई न्यूज़, ना कोई तफ्तीश और ना ही कोई रिजल्ट। ये सारे के सारे इत्तेफाक हो सकते हैं? सोचिए, जो पार्टी सत्ता में रहने के लिए अपने सगे संबंधी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, यहां तक कि अपने पति तक को ना छोड़े, वो पार्टी आप लोगों को क्या जीने देगी और क्या सुविधा देगी? क्योंकि ये सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। वैसे मेरा तो ये ख्याल है कि शायद मां के इस खूंखार रवैये की वजह से ही पप्पू ने शादी ना करने का फैसला कर लिया होगा। दोस्तों, अब ऐसा है ना कि हमारे देश के नेता अपनी सत्ता पाने के लिए कांग्रेस के साथ हाथ तो मिला ही लेते हैं, लेकिन फिर वे किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिसमें से निकलना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। लेकिन
हम अभी भी आजाद हैं वोट करके अपना नेता चुनने के लिए। तो 20 नवंबर को जब आप वोट देने जाएं तब ये सारी बातें अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा और एक जिम्मेदारी के साथ वोट दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़रूर अपने परिजनों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो महाराष्ट्र के हर इंसान तक पहुंचे, ताकि वो भी समझ सके कि सत्ता के पीछे कैसे कैसे कातिल बैठे हुए हैं। जय भारत।